हमारे बीच में नरेंद्र भाई मोदी जी आ चुके हैं। मैं सर्वप्रथम सुभाष शास्त्री जी से निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री जी का शाल भेंट करके स्वागत करें। सुभाष शास्त्री जी की, सुभाष शास्त्री जी की। अभी चुनैनी घोड़ी से दीनानाथ भक्त जी जो उम्मीदवार है वहां से वो प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें बुका देकर। इसी के साथ उदयपुर के उम्मीदवार पवन खजुरिया जी बुका देकर स्वागत करें। पवन खजुरिया जी उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रधानमंत्री जी को बुका देकर स्वागत करें। अजय नंदा जी रियासी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बुका देकर स्वागत करें। इन्हीं के साथ सरदार प्रदीप सिंह जी, इन्हीं के साथ आरएस पठानिया रघुवीर सिंह जी रामनगर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। अभी प्रधानमंत्री जी का हार पहनाकर स्वागत हो रहा है, तालियों के साथ, तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी जी की। अभी मैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से प्रार्थना करता हूं, जो हमारे जहां से सांसद भी है और केंद्र में मंत्री भी है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो परिचय भी कराएं। उधमपुर की इस सुंदर नगरी में और देवक के किनारे स्थित पावन स्थान पर और पहाड़ों के बीच की इस पवित्र धरती पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विश्व के सबसे ऊंचे कदावर नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी का स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उधमपुर वासियों को बड़े समय से आपकी प्रतीक्षा थी और बड़े लंबे अरसे से आपका इंतजार था। मां वैष्णो देवी के आंगन में बसा हुआ यह उधमपुर का शहर एक प्रकार से केंद्र बिंदु है, जहां 3-4 जिले आकर के मिलते हैं, रामबन का, रियासी का, जम्मू का। रेलगाड़ी भी आती है, नेशनल हाईवे भी है, परंतु समस्याएं वही की वही
छोटी बड़ी पुरानी बिजली पानी का शिकवा, कई सड़कों का गिला, किसी बड़े हाइडल प्रोजेक्ट की स्थापना न हो पाई, किसी बड़ी योजना का निर्माण न हो पाया और आजादी के 65 वर्ष के बाद भी स्थानीय इकाइयों और पंचायतों का उस प्रकार का सशक्तिकरण नहीं हुआ जैसे अपेक्षा थी। शरणार्थियों को अधिकार नहीं प्राप्त हुए जो अपेक्षित थे। महिलाओं और पिछड़ी जातियों को उनके अधिकारों से वंचित रहना पड़ा जो देश के अन्य भागों में उन्हें प्राप्त हुए। और अभी हाल ही में आई प्रधानमंत्री जी बाढ़ की आपदा में इस जिले को झुझकार करके रख दिया। जहां कश्मीर घाटी में पानी ठहर गया और नगर पानी में डूबने लगा, वहां यहां पर पानी ठहरा तो नहीं, परंतु बारिश का पानी इतनी तेज बहाव से चला कि फ्लैश फ्लड्स के द्वारा सदर जैसे 2-3 गांव पूरे के पूरे बह निकले। और यही कारण था प्रधानमंत्री जी के यहां पर बाढ़ के परिणाम स्वरूप होने वाली कैजुअल्टी रेट और मृतकों की संख्या कश्मीर घाटी से कहीं अधिक थी। परंतु इस बाढ़ की स्थिति में भी, इस निराशाजनक स्थिति में भी एक उम्मीद की रोशनी दिखाई दी और एक आस बंधी, एक उम्मीद जगी जब हमें पता चला कि देश के प्रधानमंत्री भरपूर सहायता और सहयोग का आश्वासन दे रहे हैं। जहां 2 पैसे की अपेक्षा थी वहां 4 पैसे पहुंचे। तमाम नियमों और असूलों की सीमाओं को तोड़ करके प्रधानमंत्री जी ने दिल खोल करके हमें सहयोग दिया और बाढ़ पीड़ितों की सहायता की। बकौल साहिर दिवानवी आपने जज्बात निभाए हैं असूलों की जगह। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी उधमपुर वासियों में एक नया विश्वास जगा है। इस बात का विश्वास कि जिस प्रकार देश की 1.25 करोड़ जनता आपकी दिखाई हुई प्रगति और उन्नति की राह पर निकल पड़ी है, उसी प्रकार उधमपुर के लिए भी आज से एक नवीन विकास यात्रा प्रारंभ होने वाली है। अब संघर्ष का समय समाप्त हुआ, संकल्प का समय है, नवीन युग का समय। और आइए हम सब ये संकल्प करें कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के झंडे के तले प्रधानमंत्री की उंगली पकड़ करके हम निकल पड़े एक नई सुबह की तलाश में, एक नई शहर की तलाश में, एक नए भविष्य की तलाश में। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करता हूं आपके लोकप्रिय नेता, क्योंकि मुझे अधिकार नहीं बहुत देर तक यहां पर खड़े रहने का, आपके और श्री नरेंद्र भाई मोदी के बीच में, पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं भारत के प्रधानमंत्री और आपके लोकप्रिय नेता, हम सब के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए और हमारा मार्गदर्शन करें। मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, यहां के प्रभारी सांसद श्री अविनाश राय खन्ना, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक श्रीमान चमनलाल जी गुप्ता, श्री कृपाल जी, श्री सुनील सेठी जी, श्री सोमराज खजूरिया जी, श्री सुभाष गुप्ता जी, श्री युद्धवीर सेठी जी, श्री सुभाष शास्त्री जी, बहन नीलम,
श्री राम आशीष राय, यहां के हमारे उम्मीदवार, जुझारू नेता, मेरे युवा मित्र श्री पवन खजुरिया जी, चेनानी के उम्मीदवार श्री दीनानाथ जी भगत, रामनगर के उम्मीदवार हम सबका प्रिय युवा साथी आर.एस. पठानिया, रियासी के उम्मीदवार श्रीमान अजय नंदा जी, आरएनएस के उम्मीदवार श्री कुलदीप दुबे जी, गुलाबगढ़ के उम्मीदवार श्रीमान प्रदीप सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, मुझे माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। मैं जानता नहीं हूं उस पहाड़ी की तराई में लोगों को सुनाई देता होगा कि नहीं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में लोग वहां, ऐसा लग रहा है वहां एक दूसरी सभा हो रही है। मैं यहां रोड के उस किनारे पर लोगों को देख रहा हूं, पता नहीं उनको कुछ सुनाई देता होगा कि नहीं। और सामने माता वैष्णो देवी आशीर्वाद दे रही है। भाइयों बहनों, इस देश में दर्जनों प्रधानमंत्री हो गए हैं, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं, यहां के नागरिकों को, खास करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इस भूभाग पर मुझे इतने कम समय में जितने लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, मेरे पहले किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला होगा। जनता जनार्दन के दर्शन भी बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, और मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे लाखों की तादाद में, चाहे लद्दाख हो, चाहे करगिल हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे जम्मू उधमपुर हो, लाखों लोगों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, पहले अगर पूरे कार्यकाल में कोई प्रधानमंत्री एक आध बार जम्मू कश्मीर आ जाए तो लोग गर्व से कहते थे कि प्रधानमंत्री आए थे, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप सब बैठिए, आप भी बैठिए। मेरे भाइयों बहनों, इस देश में शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो हर महीने जम्मू कश्मीर आया हो। मेरा जम्मू कश्मीर के प्रति
ये सिक्योरिटी वाले तो उधर खड़े हो जाइए, वहां लोग खड़े बैठे हैं भैया, इनको जरा पीछे ले लीजिए। मैं भले ही आपसे कितना ही दूर क्यों न खड़ा हूं, आपकी तकलीफ मुझे तुरंत समझ आती है। भाइयों बहनों, हर महीने में आपके बीच आया हूं। जुलाई में आया, फिर अगस्त में आया, फिर सितंबर में आया, अक्टूबर में आया और आज नवंबर में भी आ गया और दिसंबर में भी आऊंगा। और हर बार आया हूं विकास की बात लेकर के आया हूं, विकास की योजना लेकर के आया हूं, विकास की राह को गति देने के लिए आया हूं। या कभी आया हूं तो आपके दुख भरे दिनों में आपके आंसू पहुंचने के लिए आया। जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, लाखों परिवार तबाह हो गए। मैंने एक पल का विलंब नहीं किया था। सबसे पहले जम्मू आया, यहां के दुख दर्द सुने, हालात देखे और पूरी दिल्ली की सरकार को आपकी सेवा में लगा दिया था। फिर श्रीनगर गया, वहां के दुख दर्द को जाना, समझा, उनकी सेवा में भी, चाहे सेना हो, चाहे सरकारी मुलाजिम हो, चाहे दिल्ली सरकार के अधिकारी हो, हर किसी को आपकी सेवा में मैंने लगा दिया था। हमारे देश में दिवाली का त्योहार ऐसा होता है, हर इंसान को लगता है अपने परिवार के बीच दिवाली का त्योहार मनाए, अपनों के बीच बनाए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मेरे जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों, मैंने तय किया था मैं दिवाली उन दुखियारे परिवारों के बीच जाकर के बताऊंगा और मैंने श्रीनगर में आकर के मेरी दिवाली मनाई। भाइयों बहनों, ये राजनीति करने के लिए नहीं है, ये वोट बटोरने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए कर रहा हूं, 30 साल हो गए, 30 साल जम्मू कश्मीर की विकास की यात्रा अटक गई है। भ्रष्टाचार, लूट और इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ये यहां के राजनेताओं की आदत हो गई है। जिनको जम्मू कश्मीर की जनता पूछती नहीं है, वो मजबूरी का फायदा उठा करके कभी ये दल, कभी वो दल, कभी वो दल, कभी ये दल, बारी बारी से बैठते हैं और नोच सके उतना नोच लेते हैं, कुछ बचने नहीं देते। और दिल्ली सरकार है, उसको लगता है कि पैसे वहां भेजते रहेंगे तो गाड़ी चल जाएगी। यही चला, भेजने वालों का भी कारोबार वही था, पाने वालों का भी कारोबार वही था।
हमने तय किया है जम्मू कश्मीर को जब चाहे जितनी चाहे दिल्ली से मदद मिलने में कभी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन ये पक्का किया जाएगा रुपया जाता कहां है। जिस काम के लिए रुपया निकला है वहां पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। जिनके लिए तय किया है उनको पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। और इसलिए मैंने जरा सारे स्क्रू टाइट कर दिए हैं और इसके कारण यहां जो सत्ता में है वो भी मेरी आलोचना करते हैं और जो विपक्ष में है वो भी मेरी आलोचना करते हैं, क्योंकि दोनों की बांट करके खाने की जो रणनीति है उसमें आज मोदी रुकावट बन गया है। भाइयों बहनों, राजीव गांधी कहा करते थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये मैंने नहीं कहा था, ये कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा था। और सरकार हमारी नहीं थी, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक, गली से लेकर के दिल्ली तक चारों तरफ कांग्रेस का ही राज चलता था। तब उन्होंने कहा था कि रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। ये 85 पैसे कौन मारता था? ये 85 पैसे किसकी जेब में जाते थे? वो कौन लुटेरे थे? वो कौन लूटने वाले लोग हैं? ये जनता के पैसों को किसने लूटा है? भाइयों बहनों, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी, मेरे बोलने से पहले आप बोल लेते हो। ये आप इसलिए बोलते हो क्योंकि जनता है, सब कुछ जानती है। पहली बार जम्मू कश्मीर के जीवन में एक आशा की किरण नजर आ रही है। पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास हुआ है कि बारी बारी से लूट बहुत चली, अब जम्मू कश्मीर को लूटने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, पिछले 30 साल में दिल्ली से जितने रुपए आए हैं वो रुपए अगर यहां के नागरिकों के बैंक में सीधे जमा करवाए होते तो आज जम्मू कश्मीर के नागरिक हिंदुस्तान के सबसे धनी नागरिक बन गए होते। इतने रुपये आए, लेकिन कुछ ही परिवारों के पास ये सब जमा हो गया। मुझे बताइए, ये जनता की लूटी हुई पाई वापस लानी है कि नहीं लानी है? एक रुपया वापस लाना है कि नहीं लाना है? ये लूट का माल वापस जनता को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमें मौका दे दो। जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों, हमें मौका दे दो।
30 साल में आपकी भलाई के लिए जो नहीं हुआ है, मैं 5 साल में करके न दिखाऊं तो मेरा जवाब मांगना मेरे भाई। हमें विकास करना, हमें यहां के लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे आपके साथ और सहयोग की आशा है। मैं काशी से आ रहा हूं, मां गंगा की गोद से आ रहा हूं, और गंगा की बड़ी बहन देविका के चरणों में आया। छोटी बहन का भला हो और बड़ी बहन का ना हो तो चलेगा क्या? अगर छोटी बहन की भलाई की चिंता हो तो बड़ी बहन की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन आपके आशीर्वाद भी तो चाहिए। और सिर्फ उधमपुर में नहीं, चाहे लद्दाख हो, कश्मीर हो, जम्मू हो, सारे जम्मू कश्मीर इलाके से मुझे आशीर्वाद चाहिए। आपके सपनों को पूरा करने का काम हम करेंगे। मुझे बताइए, हमारे बारीदार, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई बारीदार की सुनने को तैयार है क्या? बारीदार की समस्याओं को सुनने वाली कश्मीर में सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। बारीदार को कभी घर घर भटकना नहीं पड़ेगा। उसकी समस्याओं का समाधान की हम परमानेंट व्यवस्था कर देंगे। और इसलिए मैं आज आपके पास आया, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं मेरे भाइयों बहनों। मैंने देखा है यहां पर सुरक्षा बल में रह काम करने वाले लोग, यूनिफॉर्म में काम करने वाले लोग, जितना मानसिक तनाव उनको यहां झेलना पड़ता है, हिंदुस्तान के किसी और राज्य में झेलना नहीं पड़ता है। चाहे होमगार्ड में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे एसपीओ हो, चाहे बीडीसी वाले हो, इन सबको जो तनावपूर्ण, चाहे होमगार्ड वाले हो, जो तनावपूर्ण जिंदगी जीनी पड़ी है, वो अपने लिए एक पल जी नहीं पाए। क्या उनके भी तो सुख चैन की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उनको भी शांति से रात को सोने को मिले, इतना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आज जम्मू कश्मीर की धरती पर ये सभी यूनिफॉर्म वालों के लिए कहना आया हूं, आज तक भले किसी ने आपकी तरफ न देखा हो, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में ऐसी सरकार बनेगी जो आपके सुख दुख की चिंता करने की जिम्मेवारी लेने को तैयार है। आपको मुसीबतों से मुक्त कराने का फैसला करने के लिए हमारे भाइयों बहनों, मुझे बताइए, यहां के नौजवान को क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या यहां का नौजवान ये कहता है कि मोदी जी आपको प्रधानमंत्री बना दिया, हमें बंगला दे दो? कोई कहता है क्या? कोई मांगता है क्या? कोई नौजवान ये कहता है कि मोदी जी अब तो प्रधानमंत्री बन गए, मेरे घर के बाहर मर्सिडीज लाके खड़ी कर दो? कहता है क्या? कोई मेरा नौजवान ये कहता है क्या कि मेरे छत पर सोने की सीट लगा दो? कहता है क्या? वो कहता है मैं पसीना बहाने को तैयार हूं, मुझे मौका दिया जाए, मौका। मैं मेहनत करना चाहता हूं, मैं सम्मान से जीना चाहता हूं। 22 साल, 25 साल, 28 साल, 30 साल की उम्र हो गई, मां बाप के पास हाथ फैलाना मुझे शोभा नहीं देता है। मेरी भुजाओं में दम है, मुझे काम दीजिए, उसे काम चाहिए, उसे रोजगार चाहिए। भाइयों बहनों,
दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने हिंदुस्तान के नौजवान को रोजगार ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले, दुनिया भर से लोग आए, यहां पूंजी लगाए, नए नए कारखाने बने, हमारे नौजवान को रोजगार मिले, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, टूरिज्म में पूरे दुनिया के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और टूरिज्म ऐसा है कि गरीब से गरीब को रोजी रोटी मिलती है और कम से कम पूंजी लगा करके भी इंसान कमा सकता है। ऑटो रिक्शा वाला भी कमाएगा, बिस्किट बेचने वाला भी कमाएगा, खिलौने बेचने वाला कमाएगा, प्रसाद बेचने वाला कमाएगा, फूल बेचने वाला कमाएगा, ऑटो रिक्शा हो, टैक्सी हो, घोड़े वाला हो, हर कोई कमाएगा। अरे चाय वाला भी कमाएगा। भाइयों बहनों, ये टूरिज्म के लिए जम्मू कश्मीर में कितनी ताकत पड़ी है। ये माता वैष्णो देवी यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति को कितनी ताकत देती है। इसको बल कैसे मिले, देश और दुनिया के लोगों को आने के लिए अच्छे रास्ते कैसे बने, लोगों को सुविधाएं कैसे मिले, सुरक्षा की गारंटी कैसे मिले। कौन कहता है आज हिंदुस्तान या दुनिया जम्मू कश्मीर के इस स्वर्ग को देखने के लिए आतुर नहीं है। सबको आना चाहते हैं। हम आने का माहौल बनाने का जिम्मा लेते हैं। हम कारखाने लगाना चाहते हैं। हम रेल, अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने सपना देखा था रेल पहुंचाने का, और आज हम हैं जो उसको पूरा करने में लगे हैं। भाई, विकास के बिना कोई चारा नहीं है। यहां पहाड़ों से इतना पानी आता है, लेकिन पीने को लोगों को पानी नहीं मिलता है। भाइयों बहनों, हमें विकास वो करना है जो हमें रोजी रोटी दे, हमें सुविधा दे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, बूढ़े मां बाप को दवाई दे, मां बहनों को सम्मान की जिंदगी दे। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना बनाई और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत गरीब से गरीब का भी बैंक में खाता खुले, ये अभियान चलाया। 30-40 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। सारी बैंक सरकार के कब्जे में ले ली थी और दुनिया को कहा था कि बैंक गरीबों के काम नहीं आ रही है, ये तो अमीरों के काम आती है, इसलिए उसको सरकार के कब्जे में ले लिया जाए। 40 साल हो गए, 40 साल। मुझे बताइए, आपने किसी गरीब को बैंक में देखा है क्या? कोई गरीब सोचता भी है क्या बैंक के दरवाजे तक जा सके? कभी गया क्या? भाइयों बहनों, जो काम 60 साल में नहीं हुआ, हमने 60 दिन में कर दिया और गरीबों के लिए बैंक के दरवाजे खोल दिए। 7 करोड़ से ज्यादा खाते खुल गए। 7,000 करोड़ रुपयों से अधिक रकम गरीबों ने बैंक में जमा करवा दी। भाइयों बहनों, और जिसने भी बैंक में खाता खोला है उसको हमने 1 लाख रुपए का अकस्मात बीमा दे दिया। उस गरीब के परिवार में अगर कोई दुर्घटना हो गई तो 1 लाख रुपया मिलने का वो हकदार बन गया। क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था? लेकिन उनको तो गरीबों को गरीब रखने में मजा आता था, तभी उनकी राजनीति चलती थी। भाइयों बहनों, मैं आज इस चुनाव में दूसरी बार
चुनाव प्रचार अभियान के लिए आया। मैं पहली बार आया था, चिनाब के इलाके में गया था, लेकिन जिस प्रकार से पहले दौर में मतदान हुआ है, मैं जम्मू कश्मीर के उन मतदाताओं का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने भारी मतदान करके लोकतंत्र को जिताया है, लोकतंत्र को जिताया है। जो लोग बुलेट के जोर से बैलेट को दबाने की कोशिश करते थे, पहली बार यहां की जनता में ताकत आई है कि उन्होंने बुलेट को दबा करके बैलेट का परिचय करवा दिया है। यह ताकत आई। आतंकवादी जरा बौखलाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि इतने बम बंदूकें चलाई, इतनी गोलियां चलाई, इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन भीतर से तो लोकतंत्र की ताकत जिंदा है। और इसलिए जरा बौखलाए हुए हैं। लेकिन ये जम्मू कश्मीर की जनता है, जिसकी लोकतंत्र में आस्था है। वे झुकने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है। हौसला बुलंद रख करके लोकतांत्रिक तरीके से जम्मू कश्मीर का भविष्य तय करने वाली है। और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता को लाख लाख बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और यह अभिनंदन सिर्फ मोदी का नहीं है, यह अभिनंदन 125 करोड़ देशवासियों का है। मेरे भाइयों बहनों, पूरा हिंदुस्तान आपको बधाई दे रहा है, पूरा देश आपका गौरव कर रहा है, और पूरे विश्व को एक मैसेज चला गया है, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि जम्मू कश्मीर के दिलों में क्या पड़ा है। यह संदेश चला गया है। बहुत बड़ा काम किया है आपने, बहुत बड़ा काम किया है। और भाइयों बहनों, लोकतंत्र में आपके द्वारा चुनी गई सरकार, और मुझे विश्वास है इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिलने वाला है। आप मुझे बताइए भाइयों, आज दुनिया भर में भारत भारत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जरा पूरी ताकत से बताइए, भारत का जय जयकार हो रहा है? चारों तरफ भारत की गूंज बज रही है, हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या कारण? क्या कारण? क्या कारण है भाई? अमेरिका में भी हिंदुस्तान, जापान में भी हिंदुस्तान, नेपाल में भी हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदुस्तान, चारों तरफ हिंदुस्तान का जय जयकार क्यों हो रहा है? क्या कारण है? क्या कारण है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण है? मोदी कारण नहीं है, मोदी के कारण नहीं हो रहा है। ये दुनिया भर में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है ना, वो आपके कारण हो रहा है। 125 करोड़ देशवासियों के कारण हो रहा है। हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों ने दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। और ये पूर्ण बहुमत की सरकार की ताकत देखिए, जब भी दुनिया का कोई नेता मोदी से हाथ मिलाता है ना, तो उसको मोदी नहीं दिखता है, उसे 125 करोड़ देशवासी दिखते हैं, 125 करोड़। और यही ताकत है मेरे भाइयों बहनों। अगर हम जम्मू कश्मीर का भी जय जयकार चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर को लोग गौरव से देखने लगे ऐसा चाहते हैं, दुनिया में भी जम्मू कश्मीर की गूंज बजे चाहते हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार चाहिए।
आधा अधूरा नहीं, पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनाइए। 30 साल से जो बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों को मिटाने का काम मैं करूंगा मेरे भाइयों बहनों। मैं आज आपके बीच आया हूं, इतनी बड़ी भारी संख्या में आकर के आपने जो आशीर्वाद दिए हैं, ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं मेरे सभी उम्मीदवारों से आग्रह करता हूं कि मेरे साथ पास आके खड़े हो जाएं, सभी इस चुनाव के उम्मीदवार आ जाएं, सब मेरे साथ खड़े हो जाएं और दोनों मुट्ठी बंद करके आप लोग मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, माता वैष्णो देवी सुन रही है, आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।